So after studying first law of motion, we start with the second law of motion. Second law of motion के लिए हमने एक क्वांटिटी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में हमने ये पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम जो होता है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की इफेक्ट होता है, उसकी इफेक्टिवनेस होती है, और उसका फॉर्मूला ये था m इंटू वी, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट के पास, और मोमेंटम कितना होता है m इंटू वी। अब जैसे हैवी मास ज़्यादा होगा मोमेंटम भी हाई होगा, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी उसका मोमेंटम हाई होगा। अब जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कैसे कनेक्ट, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने तो क्या बताया था, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब ये बताएगा फोर्स का फॉर्मूला। मतलब अब हम पढ़ेंगे फोर्स और मोमेंटम कैसे दोनों के दोनों मतलब कैसे रिलेट करते हैं। ये तो रिलेट कैसे करते हैं, एग्जांपल है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसका वो मूव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा और वेलोसिटी होगी। जैसे एग्जांपल लिया हमने, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है मान लो 2 kg और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मोमेंटम कितना हो गया, 2 इंटू 10 20 kg मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया उसका मोमेंटम। अब जैसे वो चल रहा, वो 2 kg का ऑब्जेक्ट है और वो 10 की स्पीड से चला आ रहा है। अब हमें उसको रोकना है, तो रोकना है तो इसका मतलब हमें उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और फोर्स हमने अप्लाई किया और उसकी स्पीड क्या कर दी हमने, उसकी स्पीड 0 कर दी, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ। जैसे ये तो था इनिशियल मोमेंटम, फाइनल जो मोमेंटम, मास तो चेंज नहीं हुआ, मास कितने वही 2 है। अब उसको रोक के हमने उसकी स्पीड जैसे 10 थी, जैसे ऐसे चला आ रहा था वो 10 की स्पीड से, तो हमने उसको रोका, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 हो गया, तो अब उसका मोमेंटम हो गया 0। तो यहाँ मोमेंटम चेंज हो गया उसका, पहले कितना था 20, अब कितना हो गया 0। तो ये मोमेंटम कैसे चेंज हुआ, फोर्स लगाया हमने, तो इसका मतलब फोर्स और मोमेंटम दोनों क्या है, आपस में दोनों रिलेटेड है। तो यही न्यूटन ने बताया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। अब एक चीज़ और उसने ऐड की, देखो क्या ऐड की उसने। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक हैवी ऑब्जेक्ट था, जैसे ये तो था मास 2 kg, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक साइकिल है, एक साइकिल हमारी तरफ चली आ रही है, तो उसको रोकने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कम, क्योंकि उसका मास कम है। और मान लो एक ट्रक आ रहा है, तो ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसका मोमेंटम क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको रोकने के लिए फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो मोमेंटम, जैसे ये तो 2 kg का ही था ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे तो मोमेंटम हुआ 20 से 0, मतलब 20 था और उसको हमने कितना किया, उसको 0 कर दिया। अब मान लो एक हैवी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मास है 100 kg और उसकी स्पीड भी है वही 10 मीटर पर सेकेंड, और तो उसका मोमेंटम कितना हुआ, 100 इंटू 10 यानी कि 1000 kg मीटर पर सेकेंड। अब वो हमारी तरफ आ रही चली, तो उसको रोका हमने, उसको अगर रोक दिया तो स्पीड कितनी कर दी, 0, तो मोमेंटम कितना हो गया 0, तो 1000 से 0 हुआ। पहले केस में कितना हुआ 20 से 0, मतलब कितना चेंज हुआ 20, और दूसरे में 1000 से 0, तो 1000 से 0 चेंज करेंगे, ये चेंज ज़्यादा है, तो यहाँ पे चेंज 20 से 0 ही चेंज किया, यहाँ पे 1000 से हम लोग कर रहे हैं 0 चेंज, तो किसमें फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा ज़्यादा, नीचे वाले में। क्यों, क्योंकि उसका इनिशियल मोमेंटम था वो बहुत हाई था, तो उसको चेंज करने के लिए, उसको 0 करने के लिए हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। सेम एग्जांपल वही साइकिल का और ट्रक का। साइकिल अगर हमारी तरफ चली आ रही 10 की स्पीड से, तो उसको रोकने के लिए हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन ट्रक अगर आ रहा है तो उसको रोकने के लिए फोर्स काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। मतलब ओवरऑल हो क्या रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो ये मोमेंटम चेंज, जैसे ज़्यादा मोमेंटम चेंज करना है, जैसे इस केस में ज़्यादा हुआ है चेंज और इसमें कम हुआ है, तो इसमें कम फोर्स लगा है और इसमें क्या लगा है, ज़्यादा फोर्स लगा है। तो यही न्यूटन ने ये बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब देखो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये 20 से 0 हुआ इसका मोमेंटम। जैसे साइकिल, जैसे कोई लाइट ऑब्जेक्ट था 2 kg का, तो उसके पास था मोमेंटम 20 और 0। मान लो 20 से 0 हमने फोर्स लगाया, और फोर्स 20 से 0 होने में उसको 5 सेकंड लगे, तो 5 सेकंड में कितना हुआ चेंज उसका मोमेंटम, 20 से 0 मतलब 20 हुआ चेंज। तो 1 सेकंड में कितना होगा, मतलब 20, ये जो 20 का चेंज हुआ वो हुआ कितने देर में, 5 सेकंड में 20 का, और तो 1 में कितना हुआ 4 का चेंज हुआ। ऐसे इसमें 1000 से 0 मान लो
10 सेकंड लगे तो हर सेकंड में कितना कितना कम हो रहा है 100 kg। तो ये पर सेकंड जो चेंज हो रहा है इसको क्या कहेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो चेंज ऑफ मोमेंटम तो क्या होता है, 20 था 0 हो गया तो चेंज हम कैसे निकालेंगे, 20 - 0 20। लेकिन ये 20 - 0 20 जो हुआ वो मान लो 5 सेकंड में हुआ, तो हर सेकंड में कितना चेंज हुआ 4 सेकंड। तो ये जो 4 सेकंड है मोमेंटम में चेंज, ये कौन सा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट है, तो ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी हमने समझा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें देखो ये एक टर्म हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब इसको अगर मैथमेटिकली लिखेंगे तो मैथमेटिकली क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अब ये जो सिंबल है इसमें यहाँ पे ये ऐसा सिंबल है, ये इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जैसे पीछे 8th क्लास में मैथ्स में हमने ये पढ़ा था इनवर्स प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है, एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और इनवर्सली क्या होता है, इनवर्सली में क्या होता है, एक बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, मतलब एक इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल से इसमें बताता हूँ, जैसे एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं तो उनका टोटल वेट हमने किया, तो टोटल वेट जब हमने जोड़ दिया तो वो आए मान लो सपोज करो 500 kg। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो वेट भी क्या हो जाएगा, वेट का टोटल वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर टोटल वेट, दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो उनका वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इनवर्स मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, दूसरी घटेगी उसमें, ठीक है, एक इंक्रीज होगी दूसरी उसमें डिक्रीज होगी। जैसे एग्जांपल कि मान लो जैसे उसमें हमने 8th क्लास में काफ़ी क्वेश्चन किए थे, जैसे मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए मान लो 10 दिन का जैसे उनका खाना है। अब मान लो स्टूडेंट 20 हो गए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए तो वो जो राशन है उनका वो खाना है वो क्या चलेगा, वो कम दिन चलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनका जो उनके लिए जो खाना है वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे बात आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमने अभी समझे क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम फाइनल, और इनिशियल और फाइनल का हमने डिफरेंस किया तो वो क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट कैसे निकालेंगे कि चेंज जो हुआ उसका 1 सेकंड में कितना है, उसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब देखो इसमें एग्जांपल लेते हैं, ये लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम मास लिया, इज मूविंग विद वेलोसिटी u विद इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इनिशियल को हम u से करते हैं और फाइनल को v से। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो उसका मास एम है, u उसकी स्पीड है, मूव कर रहा है, तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, इनिशियल जो मोमेंटम होगा m इंटू यू, सिंपल है। उसके बाद देन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट फॉर टाइम t। अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर t टाइम तक फोर्स लगाते गए, मतलब जैसे उसको जैसे रोकने के लिए भी कर सकते हैं या उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए। जैसे एक साइकिल चल रही है और पीछे से हम उस पर हमने धक्का मार दिया, तो हम उस पर धक्का जो मार रहे हैं जितने टाइम तक, वो हम उसके लिए उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। अगर उसको खींच रहे हैं तो क्या करेंगे, हम स्पीड को डिक्रीज करेंगे। तो ऐसे ही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाइड किया t टाइम तक, तो t टाइम तक किया तो उसकी स्पीड, देन इट्स स्पीड बिकम्स
स्पीड तो चेंज होगी उसकी, क्योंकि फोर्स जब लगाते हैं तो उससे क्या होता है, स्पीड चेंज होता है, यानी स्पीड बिकम्स v, v मतलब फाइनल स्पीड। अब मोमेंटम उसका कितना होगा, फाइनल जो होगा मोमेंटम वो हो जाएगा m इंटू वी। तो अब इसका फाइनल हो गया मोमेंटम m इंटू वी। अब ये तो था इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम। चेंज हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देन फोर्स F इज अप्लाइड, ये फोर्स F की है अप्लाई इस पर। अब इसका हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तो है m इंटू वी और इनिशियल है m इंटू यू। तो ये आएगा m कॉमन ले लिया, m इंटू वी माइनस यू, ये आ गया उसका चेंज इन मोमेंटम। हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये होगा कितना, ये हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। देखो कितना क्यों हुआ, t टाइम में कितना चेंज हुआ, t टाइम में चेंज हुआ कितना, m इंटू वी माइनस यू, क्योंकि ये हमने चेंज इन निकाला। t टाइम में चेंज हुआ m इंटू वी माइनस यू। हमें चाहिए रेट मतलब 1 सेकंड का चेंज, तो 1 सेकंड में कितना होगा, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। जैसे वही है कि अगर 10 रुपये की, जैसे 10 चीज़ें आती है 100 रुपये की, तो एक कितने की आएगी, 10 रुपये की। तो वही किया हमने यहाँ पे कि टी टाइम में कितना चेंज हुआ, m इंटू वी माइनस यू। एक सेकेंड या एक जो भी टाइम होगा, मतलब 1 होना चाहिए, वो मिनट या आवर कोई भी हो, तो m इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और फोर्स इसमें पहले दिया ही हुआ। सो नोट इट डाउन। अब जो वैल्यू आई उसको पुट कर देते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना है, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, डायरेक्टली इक्वल टू फोर्स, या इसको हम ये लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। एक ही बात है, क्योंकि दोनों क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला ये पढ़ा है, m इंटू, देखो ये v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या होता है, ये पिछले चैप्टर में पढ़ा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। वहाँ पे स्पीड का चेंज और रेट कैसे निकालेंगे, अपॉन टी कर देंगे। तो वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके, तो एफ डायरेक्ट टू m इंटू ए। अब यहाँ पे डायरेक्टली जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल, देखो हम यहाँ पे मास दिया हुआ है और एक्सेलरेशन, मास दे दिया 2 kg और एक्सेलरेशन दे दिया 10 kg, तो 2 इंटू 10, तो यहाँ पे F इज डायरेक्ट टू 20 आएगा। मतलब कोई ये फोर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जब इसमें कोई इक्वेशन बन जाए, इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन आ जाए। तो इक्वल का साइन करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। इक्वल का साइन जब भी यूज़ करते हैं, ये आगे भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए कांस्टेंट यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करते थे के, ये हमें ध्यान रखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को जब भी हम हटाएंगे, हटाना इसलिए क्योंकि इक्वेशन बनाने, क्योंकि इक्वेशन हमें चाहिए, फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे या कोई भी वैल्यू फॉर्मूला पुट करेंगे तो इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये हमने इक्वेशन उसकी बनाई, एफ इज इक्वल टू, डायरेक्टली को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज़ कर दिया, एफ इज इक्वल टू के एम ए। ये के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ये। अब कोई भी कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट को हम ये चाहते हैं कि वो कांस्टेंट हट जाए फॉर्मूले में से। तो यहाँ भी हम यही चाहते हैं कि ये कांस्टेंट हट जाए। तो कांस्टेंट, अब देखो कांस्टेंट को कैसे हटाते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर मास, जब ये फॉर्मूला बना था उस टाइम मास के लिए यूनिट बन चुकी थी। मास को हम डिफाइन कर चुके थे कि मास क्या होता है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। उस टाइम एक्सेलरेशन भी बन चुका था, एक्सेलरेशन को भी हम डिफाइन कर चुके थे, क्या होता है एक्सेलरेशन की यूनिट बना चुके थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स एक नई क्वांटिटी आई थी, तो फोर्स एक नई क्वांटिटी आई थी, तो कोई भी जब नई क्वांटिटी आती है तो उसका जो फॉर्मूला बनता है उसमें कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट को वन करना आसान हो जाता है। कैसे, देखो कोई भी अगर नई क्वांटिटी आती है तो उसका हम फॉर्मूला बनाते हैं।
फॉर्मूला बनाएंगे तो उसके बनाएंगे यूनिट बनाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहले हमारे दिमाग में मास आया था, क्योंकि कोई चीज़ हल्की होती थी कोई भारी होती, तो हम ये बोलते थे इसका मास ज़्यादा है इसका मास कम है। फिर उसके बाद मास को हम मेजर करने लगे, क्योंकि जैसे हल्की भारी है, फिर उसके बाद हमें ये पता लगा कि ये जैसे ये हम बताने लगे कि ये 1 किलो की ये 2 किलो की है, तो वो 1 किलो क्या होता है, तो उसको हमने जैसे डिफाइन किया, मतलब एक बाट होता है तो हम ये बोल लेते हैं कि इसका जो वजन है उसको हम एक किलो कहेंगे। ऐसे हमने मीटर के लिए बनाया। मीटर की ज़रूरत हमें ये पड़ी कि कुछ चीज़ें हैं उनकी, जैसे कुछ चीज़ जैसे ये है ये और ये, तो इनमें किस चीज़ का है डिफरेंस, ये छोटी है और ये इससे बड़ी है, तो इसमें इसको बोलते हैं इसकी लेंथ कम है और इसकी क्या है ज़्यादा। तो लेंथ के लिए हमने जैसे यूनिट बनाई मीटर, फिर उसके बाद हमने ये बनाया कि 1 मीटर किसको कहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे एक नई क्वांटिटी आई है फोर्स, बाकी क्वांटिटी हम पढ़ चुके पहले, मास क्या होता है एक्सेलरेशन क्या होता है, तो फोर्स नई क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 यूनिट फोर्स हम किसको कहेंगे, क्योंकि 1 जैसे फोर्स जैसे मास था 1 kg, तो 1 kg किसको हमें पता है, 1 मीटर क्या होता है वो भी हमें पता है। तो अब ऐसे ही यहाँ पे फोर्स नई क्वांटिटी आई, तो नई क्वांटिटी की डेफिनेशन बनाते हैं। तो हमने डेफिनेशन ऐसे बनाई कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg हो, क्योंकि जो डेफिनेशन बनाना है वो हम ही बनानी है, कोई बाहर से तो कोई आएगा नहीं उसको बनाने के लिए, जो भी साइंटिस्ट है वही उसमें बनाएंगे। तो उन जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये मतलब डिस्कस करके ये बताया कि 1 kg का मास लो और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दो। 1 kg का मास और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 kg का मास लिया उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करो, और फोर्स ऐसे अप्लाई करो कि उसकी स्पीड हर सेकंड में एक बढ़े। मतलब उसकी स्पीड जैसे ये मास है, मान लो 1 kg का मास है सपोज, इस पर फोर्स लगाया, इसकी स्पीड स्टार्टिंग में 0, 1 सेकंड बाद 1 होगी, 2 सेकंड बाद 2, फिर 3, 4, 5, तो हर सेकंड में कितनी बढ़ रही है 1 मीटर पर सेकंड, तो वो उसका एक्सेलरेशन हो गया। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास 1 kg और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो हमें कहेंगे कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 1 यूनिट है, क्योंकि हमें बनानी थी यूनिट। तो हमने आसान तरीके से बनाई कि 1 kg का मास लो और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, तो हम ये कहेंगे उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको क्या कहेंगे 1 न्यूटन या 1 यूनिट। न्यूटन तो बाद में आएगा इसमें, तो इसकी यूनिट हम बनाएंगे। तो m हो गया 1 kg। तो ये सब चीज़ें इसमें पुट कर रही थी इस फॉर्मूले में कि मास तो कितना कर दो, k को तो एज इट इज रहने दो, मास कितना है 1 kg और एक्सेलरेशन कितना है 1, उस टाइम फोर्स कितना होगा 1, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये इसलिए इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूले में पुट की तो k की वैल्यू 1 आ गई, तो F = m × a। तो ये फॉर्मूला है फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान रखना इसमें अगर मान लो फोर्स की यूनिट हम पहले अगर बना देते तो या k को 1 नहीं कर पाते। जैसे अगले चैप्टर में हम देखेंगे एक कांस्टेंट हो रहेगा, तो उसमें जितनी भी क्वांटिटी आती है, जैसे एक फॉर्मूला आएगा वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स का Gm1m2/r², ये फॉर्मूला m1 है। ये फॉर्मूला किसके लिए, दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स होता है, तो m1 पहले ऑब्जेक्ट का मास है, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट, और r उनके बीच में क्या है डिस्टेंस, तो ये फोर्स निकाल, तो उसमें ये g आता है, g को बोलते हैं ये भी कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को 1 नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि मास की यूनिट बना चुके हम पहले, r मतलब क्या है डिस्टेंस लेंथ उसकी बना चुके थे, फोर्स की हमने यहाँ बना ली, तो इसलिए हम g को 1 नहीं कर पाए। तो वहाँ पे हमें g की वैल्यू वहाँ याद रखनी पड़ती है। तो कोई भी फॉर्मूले के अंदर जब नई क्वांटिटी आती है तो उसको हम 1 करना चाहते हैं ताकि वो हट जाए कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे हट गया। कैसे हटा कि हमने यहाँ पे देखा कि फोर्स एक नई क्वांटिटी आई है, तो नई क्वांटिटी आती है तो हम इसमें देखना चाहते हैं कि 1 यूनिट फोर्स किसको कहेंगे, मतलब 1 फोर्स किसको कहेंगे, तो 1 फोर्स हम उसको कहेंगे कि 1 kg का मास लो और उसकी स्पीड हर सेकंड में 1 बढ़ाओ, मतलब एक्सेलरेशन कितना कर दो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है कितना है 1 यूनिट कहेंगे। तो ये आ गया फॉर्मूला F = ma। अब यूनिट किसकी लेते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स। हाँ इसमें लिख लो यूनिट ऑफ फोर्स SI यूनिट। SI यूनिट होती है सिस्टम द इंटरनेशनल, मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट जो सारे देश के साइंटिस्ट मिलके इकट्ठा होके वो खुद डिसाइड करते हैं उसको बोलते हैं SI यूनिट। तो SI यूनिट होती है इसकी फोर्स की न्यूटन, सिंबल है कैपिटल N।
न्यूटन, ठीक, क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया तो उसको ऑनर देने के लिए यहाँ पे इसकी यूनिट न्यूटन दी थी। तो सिंबल में तो लिखेंगे कैपिटल एन, क्योंकि ऑनर उसको देने के लिए तो कैपिटल एन लिखते हैं। और यूनिट इसकी एक और होती है प्रैक्टिकल यूनिट, डाइन, अदर यूनिट। जैसे मास की यूनिट होती है ना, एक केजी होती है, ग्राम भी होती है, मिलीग्राम भी होती है, क्विंटल भी होती है, ऐसे जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है न्यूटन, अदर यूनिट इसकी डाइन है। अब जैसे 1 kg में हमें पता है कितने ग्राम होते हैं, तो इसका मतलब न्यूटन और डाइन का भी कोई कनेक्शन होगा। तो ये यहाँ पे याद रखना है, 1 न्यूटन की वैल्यू होती है और 10⁵ डाइन होती है। 1 न्यूटन की 10⁵ डाइन, 10⁵ मतलब 1 के पीछे 5 जीरो, मतलब 1 लाख। तो ये इसकी यूनिट है। अब जो यहाँ पे डिफाइन किया था हमने कि फोर्स 1 यूनिट कहेंगे, तो उसको हम नोट कर लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन, डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स इसको डिफाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिफाइन तो कर ही दिया था पहले ही कि 1 kg का मास और उसमें एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कहेंगे उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 1 न्यूटन। ठीक है, राइट डाउन। द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन, द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन when the force is said to be 1 Newton when a mass of 1 kg, when a mass of 1 kg has an acceleration of 1 meter per second square, has an acceleration of 1 meter पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, एज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय दिस फोर्स, तो ये फोर्स का फॉर्मूला। तो इसमें ये लिख लेना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स the formula of force। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशंस इसकी। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की देखो एप्लीकेशंस तो क्या है इसमें, एक तो इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन हमें करने होते हैं। एप्लीकेशन जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे बुक के अंदर दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ तो उनको लिखना है। जैसे पीछे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब बस सीधी चलती है, जैसे बस एकदम से चलती है तो हम एकदम से पीछे की तरफ गिरते हैं, बस एकदम से स्टार्ट हो जाती है, और अगर बस चल रही है तो एकदम से ब्रेक मारते तो आगे की तरफ गिरते हैं। तो वो उसकी एप्लीकेशन थी वो। अब इसमें देखो एप्लीकेशन क्या है, जैसे एग्जांपल कि जैसे क्रिकेट मैच में हम देखते हैं कि जो विकेट कीपर होता है वो बॉल को जब पकड़ता है तो अपने हाथ को ऐसे पीछे करता है। तो जैसे क्वेश्चन ये आ सकता है, वाई ए कैचर लोअर्स हिज हैंड वाइल कैचिंग, मतलब अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों खींचता है। तो पीछे की तरफ क्यों खींचता है उसका कारण देखो क्या है। एक सब एप्लीकेशन का एक ही कारण, तो पहला तो ये हो गया कि जैसे इसका कारण पूछ लिया कि एक कैचर है, मतलब बॉल को कैच करा तो अपने हाथ को लोअर्स पीछे की तरफ क्यों खींचता है। तो उसका कारण ये है कि जैसे एक बॉल है, बॉल उसकी तरफ आ रही है तो बॉल के पास मास होगा, मोमेंटम होगा, उसकी स्पीड होगी तो मोमेंटम होगा उसके पास। तो जैसे बॉल का मास है सपोज करो 1/2 kg और वो आ रही है मान लो बॉल 50 मीटर पर सेकेंड से, तो मोमेंटम उसका हो गया कितना 50 ×
हाफ 25 kg मीटर पर सेकेंड, 25 kg मीटर पर सेकेंड। अब जैसे हमने हाथ आगे किए और बॉल सीधी आके हमारे हाथ पे लगी, मतलब ग्लव्स पे लगी हो, और ग्लव्स ने उसकी स्पीड कितनी कर दी 0, तो उसका जो है मोमेंटम कितना हो गया 0 हो गया। तो मोमेंटम यहाँ पे चेंज होगा 25 से 0, और उस दौरान हमने टाइम उसको लगा, मान लो 1 सेकेंड लगा टाइम। ये जो प्रोसेस हुई 25 था मोमेंटम, उसको 0 किया, 25 से 25 से 24, फिर 20, 15, 10 ये और 0, ये होने में कितना लगा 1 सेकेंड उसको लगा। तो 1 सेकेंड लगा तो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये रहा फोर्स का फॉर्मूला, m इंटू वी माइनस, अब इस फॉर्मूले में देखो F इज इक्वल टू m, मास हो गया हाफ और v हो गया, फाइनल स्पीड कितनी होगी 0, और u उसकी कितनी थी इनिशियल स्पीड 50 अपॉन उसमें 1 सेकेंड लगा, तो फोर्स कितना हो गया -25 न्यूटन। माइनस उसमें क्या बता रहा है कि बॉल वो ऐसे आ रही है और उसको हमने उसके अपोजिट फोर्स लगाया, तो माइनस डायरेक्शन बता रहा है, तो 25 न्यूटन फोर्स लगा। अब वही काम हमने क्या किया कि वो हाथ पीछे खींच दी, तो बॉल को रोकने के लिए हमने 4 सेकेंड लगा दिए मान लो। तो 4 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम कितना पुट कर देंगे, पहले टाइम जैसे इसमें पुट किया हमने हाफ इंटू 0 माइनस 50 अपॉन 4, तो ये हो गया -25/4, यानी कि -6.25 न्यूटन। तो पहले केस में तो क्या था, हमने हाथ पीछे नहीं खींचे, तो 25 से 0 हुआ, तो हाथ पीछे हम नहीं खींचे, तो हमने टाइम को 1 सेकंड रखा। लेकिन दूसरे केस में हमने टाइम बढ़ा दिया, क्योंकि वो 25 से 20, 15 ऐसे करने में 4 सेकंड लग गए, तो फोर्स कितना लगा 6.25, माइनस डायरेक्शन इसमें शो कर रहे हैं, क्योंकि बॉल अगर ऐसे आ रही है तो हम फोर्स कौन साइड लगा रहे हैं, अपोजिट साइड लगा रहे हैं। तो पहले में 25 न्यूटन फोर्स है, दूसरे में कितना लगा 25 न्यूटन का 1/4, तो किस में फोर्स कम लगा दूसरे केस में, इसलिए विकेट कीपर हाथ को क्या करता है पीछे की तरफ खींचता है। तो उसका कारण यही है कि फोर्स का इफेक्ट कम, वो टाइम बढ़ा देता है। देखो इस फॉर्मूले में टाइम अगर बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे किस में आ रहा है, ये डिनोमीटर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी बढ़ेगी, ये क्या होगी कम होगी, तो टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या लगेगा कम लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल, तो इसमें यहाँ पे टाइम ही उसने क्या किया है टाइम बढ़ाया है। दूसरा एग्जाम्पल कि जैसे बस चल रही है और उस बस में से एक पैसेंजर जंप कर रहा है, तो जंप जब कर रहा है तो वो क्या करता है कि बस जब जैसे उसने जंप किया तो वो बस के साथ साथ चलता है। क्यों चलता है साथ साथ, उसका कारण ये है, देखो स्टार्टिंग में क्या है, वो जब बस में है तो उसके पास मतलब बस की जितनी स्पीड है उसकी उतनी स्पीड है, तो उसके पास मोमेंटम है। एकदम से कूद गया वो, मतलब उस बस के साथ साथ नहीं चला, उस एकदम से कूद गया, तो एकदम से जब वो कूदेगा तो टाइम कितना लगेगा बहुत कम लगेगा, क्योंकि वो उसके साथ साथ नहीं चला, तो टाइम कम है तो फोर्स क्या लगेगा ज़्यादा, तो उसको चोट भी लग सकती है। लेकिन तो उसने क्या किया, अपना मोमेंटम कम कैसे किया, वो बस के साथ साथ चलता रहा और थोड़ी दूर दौड़ता रहा, अपनी स्पीड को फिर कम करता गया, तो उसने टाइम बढ़ा दिया। टाइम बढ़ाने से फोर्स क्या हो गया कम हो गया, इसलिए उसको चोट नहीं लगती। तो दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। तीसरा देखो एग्जाम्पल एक और बता दी इसमें, जैसे स्विमिंग पूल है तो उसके अंदर एक डाइवर है वो कूदता है। अब मान लो स्विमिंग पूल के अंदर पानी नहीं है बिल्कुल भी और वो ऊपर से कूद गया, तो उसको चोट लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि ऊपर से जब वो कूदता है तो मोमेंटम उसके पास होता है, लेकिन जब वो फर्श के साथ टकराएगा तो मोमेंटम उसका एकदम से 0 हो जाएगा। लेकिन अगर पानी भरा हुआ है तो क्या होगा, वो जंप करेगा, पानी से टच होने के बाद पानी उसकी स्पीड क्या करेगा धीरे धीरे कम करते जाएगा, धीरे धीरे कम कर जाएगा, मतलब टाइम बढ़ा देगा वो, क्योंकि एकदम से वो ऐसे जाएगा नीचे और पानी उसकी स्पीड को 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड में उसने ऊपर कर दी 0, तो टाइम बढ़ा दिया तो फोर्स क्या लगेगा। इसलिए स्विमिंग पूल के अंदर पानी भरा हुआ तो हमें चोट नहीं लगती, लेकिन खाली हो तो उसमें चोट लग सकती है। और देखो एग्जाम्पल क्या है कि जैसे जो क्रोकरी होती है या कांच की जो चीज़ें होती है उसकी जब पैकिंग होती है तो बीच में हम क्या करते हैं अखबार वगैरह या थर्मोकोल शीट डाल देते हैं। क्यों डालते हैं, उसका कारण भी यही है। देखो अगर उसके बीच में थर्मोकोल शीट अगर हमने नहीं डाली, जैसे ये गिलास की एक सरफेस है, ये दूसरे गिलास सरफेस, और बीच में हमने कुछ नहीं डाला। अब मान लो जैसे पैकिंग में उसको कहीं ले जा रहे हैं और मान लो कहीं पे एक झटका लगा तो एकदम से वो ऐसे आएंगे पास में, एकदम से पास आएंगे तो वो टूट जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम उसमें लगेगा। लेकिन बीच में हमने जैसे थर्मोकोल शीट या अखबार वगैरह उसके अंदर डाल दिया तो क्या होगा, वो उसको पास आने के लिए रोकेंगे, मतलब धीरे धीरे ऐसे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे तो टाइम क्या लगेगा ज़्यादा, तो फोर्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये एक कारण हो गया। ऐसे ही जैसे हाई जंपर होते हैं, तो हाई जंपर जब कूदते हैं तो उसके
उनके नीचे जैसे या तो रेत में कूदते हैं, ठीक है, या पिल्लो होता है, मतलब जो वो होता है बेड कवर सीट होती है, ऐसे उनके पिल्लो होते हैं, जिसको क्वेश्चन बोलते हैं, गद्दे बोलते हैं। तो गद्दों के ऊपर क्यों कूदते हैं? देखो वैसे अगर मान लो हार्ड सरफेस पे कूदेंगे तो क्या होगा, एकदम से वो आएंगे तो मोमेंटम होगा और नीचे टकराएंगे, मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, और उस दौरान टाइम क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा। लेकिन अगर वो उस गद्दे के ऊपर कूदेंगे तो गद्दा वो ऐसे मान लो वो उसके ऊपर कूदे तो वो ऐसे आएगा नीचे, और उस दौरान क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और टाइम अगर बढ़ गया तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं इसके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। तो ये बुक के अंदर दिए हुए हैं, तो उनको नोट करना है। जैसे इसके जैसे एप्लीकेशन है वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जैसे ख़त्म होता है, तो उसके बाद काफ़ी सारे एप्लीकेशन ये सब में एक ही रीज़न होगा कि टाइम बढ़ा देते हैं, टाइम बढ़ाने से फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमें इसमें पढ़ना है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। थैंक यू।